सुप्रीम कोर्ट में लोगों के मामले 10-10, 15-15 साल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों के मामले फाइल होने के बाद, मेंशन होने के बाद उनको अगले दिन रिलीफ मिल जाती है। जुडिशरी में लगभग 0.6% हम खर्च करते हैं राज्यों में। लोगों को अदालत की कार्रवाई हासिल करने का संवैधानिक अधिकार है कि कमरे के भीतर जो हो रहा है उसकी जानकारी बाहर जानी चाहिए। प्रोविज़न है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, उस पर अमल होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दबाव की वजह से, राजनीतिक आग्रहों की वजह से, भाई भतीजावाद की वजह से जब जजों की नियुक्ति होती है तो जजों की निष्ठा संविधान के प्रति नहीं होती है। वो जज मेरिट पे नहीं चलते हैं। न्यायपालिका की विश्वसनीयता सरकार और दूसरी जगहों से बेहतर है, लेकिन जज अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं कि उस पर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चालू हो गया, लेकिन आज तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? जज के खिलाफ इतने संगीन आरोप के बावजूद आज तक हमने इम्पीचमेंट से एक भी जज को नहीं हटा पाए हैं। जुडिशरी में पतन है, जुडिशरी का किस तरीके से पराभव हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ जुडिशरी जिम्मेदार तो नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें जुडिशियल सिस्टम में पैसे खर्च करती हैं, केंद्र सरकार पैसे खर्च करती है, नियम कायदे कानून संसद से बनते हैं, और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, तो सरकार नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को क्यों नहीं लागू करती है? एक आम आदमी को सामान्य से ट्रैफिक चालान के लिए जेल भेज दिया जाता है, जमानत मिलने में उसे नाको चने चबाने पड़ते हैं। वहीं प्रभावशाली लोगों के गंभीर मुकदमों में तुरंत सुनवाई होती है और राहत भी मिल जाती है। हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं, विकसित देशों में शुमार होने जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी न्याय व्यवस्था में सब ठीक है? हमारे ही देश के मुख्य न्यायाधीश पर भरी अदालत में जूता फेंका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की अपना सरकारी घर न खाली करने को लेकर आलोचना की जा रही है। हाईकोर्ट के एक जज के घर जले हुए नोटों की बोरियां बरामद हो रही हैं। उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आगे ही नहीं बढ़ रहा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कुछ समय पहले कुछ ज्वलंत मुद्दों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन क्या उससे समस्याएं हल हुई? इन्हीं सब बातों पर आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ एडवोकेट और मूर्धन्य लेखक विराग गुप्ता जी से, जो लंबे समय तक एक ब्यूरोक्रेट और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं। इंडियन मास्टरमाइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है विराग जी। थैंक यू। विराग जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका जाता है, कास्टिस्ट स्लर किया जाता है। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस अपना घर खाली करने से इनकार कर देते हैं। हाईकोर्ट के एक जज के घर नोटों की जली हुई बोरियां मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ जज अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं। आप इसको कैसे देखते हैं, इस ट्रेंड को? देखिए, जो जुडिशरी है, इसे एक हम मान सकते हैं कि लोगों की आखिरी उम्मीद है और जो संविधान की संरक्षक की भूमिका में है। तो जब हम गणतंत्र बने 26 जनवरी 1950 के बाद, तो जो सबसे बड़ा बदलाव आया अंग्रेज़ों की व्यवस्था से, और वो बदलाव आया हमारी जुडिशरी में। लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारी जुडिशरी है, तो वो बहुत सारी बातें आज भी ब्रिटिश कालीन हमारे जो कॉलोनियल सिस्टम है उससे चल रहा है, और यहीं से पूरी समस्या की शुरुआत है। और समस्या की शुरुआत के समझने से पहले हमें 4 चीज़ें उसमें समझनी पड़ेगी। पहला कि जो पुलिस की जो हमारी प्रणाली है, क्योंकि जुडिशरी में 2 तरह के केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस होते हैं। तो क्रिमिनल केसेस की जो जड़ होती है वो पुलिस से होती है, और पुलिस की जो प्रणाली है वो अभी भी औपनिवेशिक है, क्योंकि जो शासक वर्ग है वो पुलिस के माध्यम से ही अपनी जो सत्ता को संभाले रहता है, और अंग्रेज़ों के समय में पुलिस सर्वोपरि थी। और पुलिस सुधार अभी तक नहीं हुए हैं, और पुलिस सुधार के लिए सिर्फ कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं, सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्यों का विषय है, और किसी भी राज्य ने पुलिस सुधार करने के लिए अभी तक ठोस पहल नहीं की है। इसलिए यहाँ पर समस्या ये आती है कि एक थानेदार, एक दरोगा, एक FIR अगर कर दे सही गलत कैसे भी, उसको रद्द कराने में सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बावजूद भी वो रद्द नहीं होती है। अधिकतम लाभ ये मिलता है कि जमानत मिल जाती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक थानेदार ने, एक दरोगा ने गलत FIR किया, लेकिन
पूरा मुकदमा सामने वाले को झेलना पड़ेगा और वो मुकदमेबाजी सरकार सरकारी पैसे से करेगी और प्राइवेट आदमी अपने पूरे जीवन को उसमें झोंक करके मुकदमेबाजी करेगा। ये एक समस्या है। अब सिविल मुकदमों की तरफ जाएं तो सिविल मुकदमे अब तो बहुत तरीके के हो गए हैं, लेकिन सिविल मुकदमे परंपरागत तौर पर दीवानी के जो मामले होते हैं या राजस्व के जो मामले होते हैं वहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी एक पार्टी होते हैं। इसी तरीके से अगर पटवारी एक कोई सही गलत कोई भी कागज़ में लकीर खींच दे और वो कानून बन जाता है और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के लोगों को सही समय पर न्याय नहीं मिलता है, तो यहाँ से पूरी रूल ऑफ लॉ की एक समस्या पैदा होती है। मैं बुंदेलखंड से हूँ और बुंदेलखंड में अधिकांश, या आप इधर चंबल के इलाके में देखिए, अधिकांश क्राइम इस वजह से होते हैं क्योंकि लोगों के साथ जो न्याय व्यवस्था है, पटवारी व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, वहाँ पर शोषण हुआ। तो हमारी जो जाति प्रथा है, सामंती प्रथा है और जो प्रशासनिक प्रथा है निचले स्तर पर अभी भी वो कॉलोनियल है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। लेकिन जो हमारी जुडिशरी है उस अन्याय को समय पर न्याय देने में विफल हो रही है, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है जिसकी ओर जजों ने भी ध्यान दिलाया, जिसकी ओर अभी जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं सान्याल साहब, उन्होंने भी जो बात बोली कि हम जजों को लॉर्डशिप हम क्यों बोलें। अगर अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई है तो जिला अदालतों में अभी भी भारतीय भाषाओं में काम हो रहा है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में ही काम होता है और अंग्रेजी भाषा भारत में सिर्फ 1% लोगों को ही समझ में ढंग से आती है। तो लोगों को जो न्यायिक व्यवस्था है वो न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजी भाषा, पढ़े लिखे और बड़े वकीलों का मोहताज हो गई है। तो उसकी वजह से जो संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको जल्द न्याय मिलता है, आम लोगों को न्याय नहीं मिलता है जल्द। ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या जो हमारे कानून हैं, तो वो कानून भी हमारी बड़ी विचित्र स्थिति में हैं। हम बार बार बोलते हैं कि हमारा संविधान बहुत ही अद्भुत संविधान है और हमारी पूरी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, लेकिन संविधान के हमारे अधिकांश पहलू 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था वहाँ से लिए गए हैं। हमारी जो आईपीसी, सीआरपीसी, जो सिविल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, जितने भी कानून हैं वो कानून अंग्रेज़ों के समय बनाए गए। तो जब हमको आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद हमारी जो संसद का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है और सरकार बनाने के बाद सरकारों का पूरा जोर इस बात पे रहता है कि 5 साल बाद हम दोबारा सत्ता में कैसे आएँ। कानूनी सुधार करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। इसलिए हम क्योंकि कानून बनाना सबसे कठिन काम है, घोषणाएं करना, रेवड़ी बांटना या लोगों को चुनावी वोट लेना आसान काम है। तो हमारे जो कानून हैं, जैसे हमने अभी 3 नए क्रिमिनल कानून बनाए, उस पर हमने शायद एक बार आपसे बात भी की थी। तो 3 नए क्रिमिनल कानून बनाए, उसमें हम कह रहे हैं कि इसमें 3 साल के भीतर लोगों को न्याय मिल जाएगा या सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर वही पुराना आईपीसी, सीआरपीसी का ही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उसमें कहीं बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे बदलाव नहीं आया। तो कानून हमारी एक ये दिक्कत की बात हो गई है। और जो चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है कि किसी व्यक्ति को भी गैर कानूनी तरीके से 48 घंटे से ज़्यादा आप उसको हिरासत में गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं। उसके बावजूद देश में 4.5 लाख लोग जेलों में बंद हैं और जिनमें से 2/3 लोग अंडर ट्रायल्स हैं और हम उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उनके मुकदमों में जल्द फैसला नहीं हो रहा है, लेकिन बड़े लोगों के मुकदमों में तुरंत उनको न्याय मिल जाता है। इसकी वजह से लोगों में एक हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। इसको इस तरीके से समझें कि 5.5 करोड़ मुकदमे तो ये हो गए जो अदालतों में चल रहे हैं, इसमें ट्रिब्यूनल वगैरह के मुकदमों को अभी हमने नहीं जोड़ा। उसके बाद फिर जो डिफरेंट विभाग हैं, जैसे इनकम टैक्स विभाग है या सेल्स टैक्स विभाग है या जीएसटी विभाग है या म्यूनिसिपैलिटीज़ में है या जल बोर्ड के हैं या बिजली विभाग की नोटिसेज हैं, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। ट्रैफिक जो चालान, उनका भी हिसाब किताब नहीं है। तो अब अगर हम इस तरीके से जोड़ें तो 10 करोड़ देश में मुकदमे और विवाद चल रहे हैं। तो एक मुकदमे में अगर 2 पक्षकार भी हैं तो 25, 30, 40 करोड़ लोग देश में लगातार मुकदमेबाजी से ग्रस्त रहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत समस्या की बात है 2 वजहों से। पहला, इससे हमारी जीडीपी प्रभावित होती है और दूसरा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित होता है, जिससे हमारी आर्थिक प्रगति भी प्रभावित हो रही है। अभी आप लंबित मुकदमों की बात कह रहे थे, बिल्कुल सही है
कि सुप्रीम कोर्ट में भी 80,000 मुकदमे करीब लंबित हैं, जजों की कमी है। तो ऐसे में क्या एआई के इस्तेमाल से ख़ास तौर पे ऐसे मुकदमे जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसे चेक बाउंस के मुकदमे हैं या ट्रैफिक चालान के मुकदमे हैं, तो ये सब क्या एआई के माध्यम से त्वरित गति से नहीं किए जा सकते, जिससे कि न्यायपालिका का बोझ कम हो जाए? देखिए, जैसे कोई बीमारी होती है तो हर व्यक्ति की बीमारी का अलग इलाज होता है, और आयुर्वेद में बोला गया है कि वात पित्त कफ किसके साथ क्या दिक्कत है। तो इसी तरीके से कोई एक मोटा व्यक्ति है तो उसके मोटापे का कारण अलग है, दूसरे का अलग है। तो पहला, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और लोअर कोर्ट्स में मुकदमों की पेंडेंसी के सबके अलग अलग कारण और सबके अलग अलग समाधान हैं। इसी तरीके से एआई का भी इस्तेमाल, आपने बिल्कुल सही बोला कि दो तरीके के जो मुकदमे हैं, जहां पर चेक बाउंसिंग के केस हैं और जो ट्रैफिक चालान के केस हैं, निश्चित तौर पर एआई के माध्यम से उनका समाधान हो सकता है। लेकिन मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि जजों की कमी की वजह से मुकदमेबाजी की पेंडेंसी नहीं बढ़ रही है। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई है कि किस तरीके से जब हम फ्लाईओवर बनाते हैं तो फ्लाईओवर से ट्रैफिक में कोई दिक्कत, वो समाधान नहीं होता है, क्योंकि चीज़ें आखिरी में उसमें हो जाती हैं। मुकदमेबाजी की संस्कृति कैसे है और उस पर आप जड़ से लगाम कैसे करें, उसके लिए मैंने अभी पिछले दिनों एक लेख भी लिखा था, उसमें हमने बताया था कि 4-5 व्यवहारिक तरीके हैं जिससे कि आप मुकदमे को पहले वहाँ पे जड़ से ही रोकें। जैसे कि कोई अगर क्रिमिनल केस है तो जमानत के जो नियम हैं, और जमानत के नियम क्या हैं? जमानत के नियम ये हैं कि अगर आदमी आदतन अपराधी नहीं है, वो छेड़खान एविडेंस के साथ नहीं करेगा, वो भागेगा नहीं, आ जाएगा और उसके ऊपर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती है, तो उसको सामान्यतः जिला अदालत से उसको जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन जमानत के मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जमानत के और जो महिला दहेज वाले मामले हैं, इन मामलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक अलग तरीके की व्यवस्था बन रही है। तो जिला अदालतों का काम जिला अदालत तक में अगर ख़त्म हो जाए, ये एक बात है। दूसरी बात कि जिला अदालतों में और हाई कोर्ट में लगभग 25 से 30% जजों की वैकेंसी है, और उन जजों को सबसे पहले अपॉइंट करने की बजाय हम नए जजों के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। और जो तीसरी बात है कि जब कोई सिविल मुकदमा आता है तो सिविल मुकदमे में क्या होता है कि सिविल मुकदमे में नोटिस इशू हो जाती है और पूरा ट्रायल कंप्लीट होता है। लेकिन नोटिस इशू होने से पहले अगर उसके बारे में सही तरीके से अपनी जज लोग अपने एक कानूनी विवेक का इस्तेमाल करें, और अगर मुकदमे में दम नहीं है, गलत मुकदमा या फर्जी मुकदमा, उसको जड़ से उसी समय ख़त्म किया जा सके, तो वो सिविल मुकदमों में बेवजह लोगों में दिक्कत नहीं रहेगी। तो एआई का इस्तेमाल 3 तरीके से हो सकता है। पहला कि क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस, कि हम केसेस का वर्गीकरण कर सकें, ये पहली बात है। दूसरा उसका तरीका ये है कि जब भी कोई मुकदमा आए तो उस मुकदमे से संबंधित सारी रिसर्च एआई के माध्यम से जजों के पास रहे कि इसमें फैक्ट्स क्या हैं, इसमें लॉ क्या है। और तीसरी जो बात है कि जिन मुकदमों में कानूनी विवेक का इस्तेमाल नहीं होना है, जैसे जो चेक बाउंसिंग या ट्रैफिक चालान वाले केसेज हैं, उन केसेस को एआई के माध्यम से किया जा सके। और चौथी ज़रूरी बात है कि हमारी जो हीयरिंग होती हैं वो 50 हीयरिंग होती हैं, लेकिन इफेक्टिव हीयरिंग सिर्फ 2 होती हैं। तो जो 48 हीयरिंग हैं जिसमें कि उन्होंने बोला कि आपने रिप्लाई फाइल किया कि नहीं किया, इसमें अगली डेट क्या लगेगी, या इसमें उसके पास सर्विस हुई या नहीं हुई, इन सारी बातों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर जज होता है, तो लोगों को एआई के माध्यम से ही शुरुआत में अगर जानकारी मिल सके कि कितना होगा। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के अदालतों में जब वकीलों का समय फिक्स है, और वकीलों का समय फिक्स है कि आधा घंटे तक आप बहस करेंगे, और लोग अपनी बात को पहले से रखें कि हमारी बात ये है, ये हमारे रिटन सबमिशंस हैं, और उसके हिसाब से मुकदमों में बहस हो तो लोगों को पहले से पता हो। सबसे ज़रूरी बात नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, जिसका भारत में बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा है, कि एक मुकदमे को एक ही जज सुन के अपने सामने उसका फैसला करे। एक मुकदमे को जब 25 जज सुनते हैं तो किसी जज के सामने एविडेंस हुई, किसी जज के सामने उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, किसी जज ने उसमें सुनवाई की और फैसला किसी और ने दिया। मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं है। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर, अगर हम गोरबाचेव की भाषा में बोलें तो पेरिस्ट्रोइका ग्लास्नोव की ज़रूरत है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था उसको करने के लिए तत्पर नहीं है, और सरकारों के पास उसको करने के लिए विल पावर नहीं है। और सरकार जब करना भी चाहती है तो वेस्टेड इंटरेस्ट से करना चाहती है, जब उसको बोला जाता है कि ये इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है।
इसलिए न्यायिक व्यवस्था को सुधारने का एक राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। तो हम राजनीतिक तौर पर आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारी कानूनी व्यवस्था किस तरीके से संविधान सम्मत लागू हो सके, इसके लिए एक पूरे देश में एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। और उसमें एक बड़ी समस्या ये है कि देश में जो NLU और NLS जैसे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, वो टैलेंट हमारा कॉरपोरेट में जा रहा है और उस टैलेंट को हमारे लिटिगेशन में, हमारे कोर्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉपर एप्रिसिएशन, रिकग्निशन और उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो हम बेस्ट टैलेंट को देश की न्यायिक व्यवस्था में जोड़ करके न्यायिक सुधारों को लागू करें, तो मुझे लग रहा है कि असली आज़ादी तभी मिलेगी। हमारे यहाँ ऑलरेडी कई जुडिशियल रिफॉर्म्स कमीशन बन चुके हैं, तो आखिर क्या कारण है कि दे हैव नॉट डिलीवर्ड? देखिए, इसमें सबसे पहले AI का इस्तेमाल होना चाहिए। जब भी कोई कमेटी बनती, जब भी कोई कमीशन बनता है, तो एक AI से पूछा जाना चाहिए कि इस विषय पे इसके पहले कितने कमीशन बन चुके हैं। तो फटाक से आ जाएगा कि नई कमीशन की आवश्यकता नहीं है और ये कमीशन की रिपोर्ट ऑलरेडी है। तो देश में हर समस्या का समाधान है, देश में हर समस्या के बारे में जजमेंट है, देश में हर समस्या के बारे में लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। दिक्कत क्या है कि वो बातें नेपथ्य में रहती हैं और हम नए तरीके से बातों को चालू कर देते हैं। जैसे मैं भी आपको, आज मेरा एक लेख निकला है और उसी पे बताता हूँ कि तमिलनाडु में एक जो वहाँ पर भगदड़ में सुपरस्टार विजय की रैली में और 41 लोग मर गए और वो रोड शो कर रहे थे, उनकी रैली में भगदड़ हुई। अगर वो अपनी पार्टी के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की होनी चाहिए। तो जो अधिकार का इस्तेमाल करे, जिम्मेदारी उसकी हो, लेकिन उल्टा होता है। अधिकार का इस्तेमाल बड़े लोग करते हैं, जब जिम्मेदारी की बात आती है तो ड्राइवर के ऊपर FIR हो गई। अब उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जिन्होंने रोड शो की इजाज़त दी थी, मामले में जाना था जापान, पहुंच गए चीन, एक नए तरीके की कानूनी लड़ाई होने लगी। कोई बोलने लगा SIT बनाओ, कोई बोलने लगा CBI जांच करो। उसके बाद हाई कोर्ट में 2 मुकदमे हुए, अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब बजाय IAS और IPS के बीच में झगड़ा चला, तो उसमें बजाय हम तो जब बड़े लोगों के खिलाफ कानून की कार्रवाई की बात आती है तो हम SOP और कानूनी बारीकियों की बात करने लगते हैं, जबकि ऑलरेडी एक पुलिस का BPRD विभाग है और एक डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग है। उन दोनों की डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं साल 2020 की और 2024-25 की। हम उन गाइडलाइंस को लागू नहीं करते हैं। सेम चीज़ बंगलौर में हुई, जब वहाँ भगदड़ में मौतें हुई। तो बड़े लोगों के जब मामले आते हैं तो हम एक VIP तरीके के एक नए कानूनी व्यवस्था की बात करने लगते हैं, और जब छोटे लोग, गरीब लोग और उन लोगों की बात आती है तो हम परंपरागत कानून की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो कानून व्यवस्था में 2 तरह के सिस्टम हैं, एक VIP संस्कृति, दूसरा दमनकारी संस्कृति, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों में अंदर से गुस्सा है और लोग कानून से, अदालतों से, जजों से डरते हैं। लेकिन जब गुस्सा बढ़ जाए, जब डर बढ़ जाए और जब अंदर से चीज़ों में बेचैनी बढ़ जाए, तो वहीं पर जब हम जैसे भूकंप को नापते हैं, इसी तरीके से सिस्टम में, लोकतांत्रिक प्रणाली में उस गुस्से को समझने की ज़रूरत है, जिससे कि उस गुस्से का सही तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के भीतर समाधान हो सके। इससे ही हमारा देश मजबूत होगा और संवैधानिक प्रणाली मजबूत होगी। फिर अब ये भगदड़ की बात करें तो क्या यही क्राइटेरिया जो कुंभ में भगदड़ हुई जिसमें काफ़ी लोग मरे, उसमें भी क्या अधिकारियों की और जो उसमें मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लोगों को बुलाया, इवन प्रधानमंत्री ने कहा कि सब जाइए कुंभ में, जाइए सब लोग कुंभ में पहुंचिए, इतना बड़ा 100 साल के बाद कुंभ आया है, तो ऑब्वियसली हर एक आदमी जाके उसमें डुबकी लगाएगा। तो भगदड़ हुई। और एक वो उत्तर प्रदेश में ही एक बाबा जी अपना प्रवचन कर रहे थे, उसमें भगदड़ हुई, उसमें 10 लोग मर गए। तो क्या इन सब में भी यही क्राइटेरिया इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं फिर बताऊं कि मैं न्यायिक प्रणाली पे बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल मामलों पे बात नहीं करूंगा। लेकिन सार्वजनिक सड़कें चलने के लिए होती हैं, सड़कें रोड शो करने के लिए नहीं होती हैं। और मेरी किताब है इलेक्शन ऑन रोड्स, और हमने उसमें बताया था कि जितने भी रोड शो हैं किसी के भी, एक सामान्य व्यक्ति एक स्टंट करता है, उसका ट्रैफिक चालान हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता, उसका चालान हो जाता है। पिछले साल 8 करोड़ चालान में लोगों के ऊपर 12,500 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। लेकिन क्या VIP लोगों को कोई कानून में कोई किसी तरीके का उनको विशेषाधिकार हासिल नहीं है?
सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही विशेषाधिकार हासिल हैं और उनके खिलाफ मुकदमे नहीं हो सकते हैं, तो फिर खुली जीप में, खुली गाड़ी में हाथ लहराते हुए या रोड शो करना इस तरीके से, तो महाजनो येन गता सपंथा, जो बड़े लोग होते हैं जिस तरीके से उनका आचरण होता है, इसीलिए जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला गया है कि अगर कोई छोटा व्यक्ति अपराध करे तो उसके ऊपर छोटा दंड होना चाहिए, बड़ा व्यक्ति अपराध करे उसके ऊपर बड़ा दंड होना चाहिए। लेकिन हमारी व्यवस्था में जो बड़े लोग हैं, और यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत आती है जुडिशियल सिस्टम में, वो दिक्कत आती है सीनियर एडवोकेट्स की, अंकल जजेस की, कॉलेजियम प्रणाली की, जहाँ पर जो बोहरा कमेटी थी, बोहरा कमेटी ने बोला था कि जो हमारे बड़े लोग हैं उनका एक उपनेक्सस बना हुआ है, उस नेक्सस में बड़े अफसर हैं, उस नेक्सस में बड़े नेता हैं, उस नेक्सस में जज शामिल हैं, उद्योगपति शामिल हैं। तो उस नेक्सस की वजह से तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि संविधान में सबसे बड़ी बात क्या बोली गई है, संविधान में 3 सबसे बड़ी बात बोली गई हैं, उसमें है समानता, उसमें स्वतंत्रता, उसमें है न्याय। तो स्वतंत्रता में अगर किसी पुलिस अधिकारी ने फर्जी एफआईआर कर दिया और 3 लाख लोग अंडर ट्रायल्स जेलों में बंद हैं, तो उनकी स्वतंत्रता तो बाधित है। इसका मतलब हम स्वतंत्रता के लिए हम सही प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम गिने चुने इकलौते व्यक्तियों के बारे में चर्चा करके अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। समानता की बात करें तो समानता की जो बात बोली गई है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह की समानता की बात कही गई है। तो हमारी जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो हमारी कानूनी प्रणाली है, वो बड़े लोगों के ऊपर ज़्यादा वो रहती है। और यहाँ पर मैं दूसरी बात बोलूँगा कि जो हमारा डिजिटल का जो नया सिस्टम आया है, जो साइबर का नया सिस्टम आया है, जो आईटी कंपनीज़ विदेशी की इंटरनेट कंपनियाँ काम कर रही हैं, वो कंपनियाँ भारत के कानून के और भारत के टैक्स सिस्टम से बाहर हैं। इसकी वजह से एक नए तरीके की मोनोपोली बढ़ रही है और उस मोनोपोली की वजह से असमानता बढ़ रही है जो संविधान सम्मत नहीं है। तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय भी लोगों को नहीं मिल रहा। जिन चीज़ों के बारे में कानून में प्रावधान है कि 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, या इतने दिनों के भीतर फैसला होना चाहिए, या इतने दिनों के भीतर ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ऑर्डर में पब्लिक होना चाहिए, या इतने दिनों के भीतर आरटीआई की जानकारी मिलनी चाहिए, या कंज्यूमर कोर्ट्स में लोगों के इतने दिनों के भीतर सारी जानकारियां मिलनी चाहिए, या 36 घंटे के भीतर, 4 घंटे के भीतर डिजिटल कंपनियों से आपत्तिजनक कंटेंट हटाना चाहिए। तो जो हमारे वैधानिक अधिकार हैं उनका समयबद्ध तरीके से जब पालन नहीं होता, तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन तीनों बातों पर हमारा फोकस नहीं है और उसकी बजाय हम एक लोगों को शॉर्ट टर्म तरीके से आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विधि सम्मत हमारा समाज नहीं बन रहा है, और जब विधि सम्मत समाज नहीं बनता है तो ये बहुत आसान होता है कि हम कहीं जूता फेंक दें, हम कहीं पे किसी भी व्यक्ति को कंट्रोवर्सी में खड़ा कर दें। लेकिन यह समस्या पूरे संवैधानिक तंत्र को, जुडिशियल सिस्टम के सामने अनेक तरह के सवाल खड़े करती है, और जिसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। मैं जो आपको उदाहरण दे रहा था वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिविजुअल केसेस हैं, लेकिन वो सिस्टम के एक क्या कहना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव केसेस है। जैसे जस्टिस मुरलीधर ने अभी एक बात कही थी कि अबाउट द कंटेम्प्ट केस हैविंग बीन रजिस्टर्ड ऑन बाबरी मस्जिद केस अगेंस्ट द देन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी, और वो कंटेम्प्ट केस अभी जाके बेंच के सामने आया इतने सालों बाद, जब कल्याण सिंह जी की डेथ भी हो गई है। तब उन्होंने कहा कि ये तो अब इंफ्रक्शंस हो गया है। इतने साल तक उसकी एक हेयरिंग भी नहीं हुई, कहाँ दबा हुआ था। तो ये ऐसे कैसे हो जाता कि कोई केस आके 40, 45 साल तक, 30 साल तक दबा हुआ है, उसकी हेयरिंग भी नहीं हुई, एक हेयरिंग भी नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। पहला कि जहाँ पर राजनेताओं के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो उसमें हम 2 तरह की बातें देखते हैं। पहली बात देखते हैं कि जब उनकी सरकार बनती है तो वो अपने लोगों के खिलाफ मुकदमे हटा देते हैं, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सपा, कांग्रेस, भाजपा, कोई भी हो। दूसरा, जो मुकदमे उनको दिक्कत पैदा कर सकते हैं उन मुकदमों का उसको टाल मटोल चलती रहती है। पर मैं मानता हूँ कि वो जो एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था पिछले कई सालों से वो चीज़ें चल रही हैं, उस पर बहस करने से एक कहीं ना कहीं से एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है, जिसमें बहस अच्छी होती है पर व्यवस्था के सुधार के बारे में बात नहीं होती। व्यवस्था के सुधार के बारे में हमको उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जैसे अभी आपने बात बोली, और कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो जेलों में बंद हैं जिनकी जमानत के बारे में बात होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि वो मुद्दे हो सकता है कि 100 में 1 या 2 हों,
लेकिन 95 लोगों के मुद्दे ऐसे हैं जिनमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई रुचि या अरुचि नहीं है, उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो हम उन लोगों के बारे में पहले बात करें जिन पर किसी का कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि सिस्टम में सुधार हो सके, सिस्टमिक रिफॉर्म्स हो सके। मैं सिस्टम की बात कर रहा था कि आखिर ये कैसा सिस्टम है कि केसेस एक बार भी हियरिंग पे नहीं आते 30-35 साल तक। तो मैं आपको वही आपसे बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों के मामले 10-10, 15-15 साल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों के मामले फाइल होने के बाद, मेंशन होने के बाद उनको अगले दिन रिलीफ मिल जाती है। तो सिस्टम तो ठीक काम नहीं कर रहा है, ये बात तो एडमिटेड फैक्ट है। और इसके उदाहरण 3 तरीके के मिले। पहला उदाहरण मिला कि जब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला और उस समय के चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए 7 साल हो गए, लेकिन कॉलेजियन सिस्टम में कोई बदलाव आया? आज तक कोई बदलाव नहीं आया। इसी तरीके से बार बार ये बोला जाता है कि एक नेक्सस बना हुआ है जुडिशरी में, और एक बार जो जस्टिस गोगोई थे उन्होंने तो सैटरडे के दिन इसके लिए एक हियरिंग किया और उन्होंने बोला बहुत ही आपातकाल है जुडिशरी के लिए और इसको हमको तुरंत करना पड़ेगा। और जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाई गई, पर जस्टिस पटनायक की कमेटी का क्या हुआ हमको नहीं पता कि क्या उसमें किस तरीके से चीज़ें हुई। तो मुझे लग रहा है कि समस्या गहरी है। उस गहरी समस्या के निदान को पर हम, जैसे भारतीय धुरीचंद ने बोला था भारत उसमें दुर्दशा में, कि हम उसको देखें कि दुर्दशा कैसे है, या मैथिली शरण गुप्त ने जब बोला था कि आओ बेचारे हम सभी मिल बैठकर सभी, तो हम कैसे उसको देखें, समस्या के मर्ज में जाएं। अगर हम इसमें जाएंगे कि इंदिरा गांधी ने उस समय जजों को सुपरसीड कर दिया था, या उसके बाद किस तरीके से जजों को हो रहा है, या उन्होंने किस तरीके से हाई कोर्ट में जजों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश किया, तो हम अगर देखेंगे तो पूरा सिस्टम एक राजनीतिक तरीके से निर्धारित हो रहा है। उसमें कुछ मुद्दों को आगे बढ़ा करके बात करने की बजाय पूरे सिस्टम की समस्या को समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। इन इंडियन मास्टरमाइंड्स हमारी कोशिश ये होती है कि हम समस्याओं पर तो बात करें, लेकिन समस्याओं पर इसलिए बात करें कि उनका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इसलिए हम आपसे जो बात समस्या के सॉल्यूशन की जो सबसे बड़ी बात है कि हम जुडिशरी में लगभग 0.6% हम खर्च करते हैं राज्यों में, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम उसको नहीं बढ़ाते हैं। अगर आज हम राज्यों में जो जिला अदालतें हैं, हम जजों को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जिला अदालतों के पास बैठने के लिए सही कमरे नहीं हैं, उनको रहने के लिए सही जगह नहीं है, उनके पास स्टेनो नहीं है, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात जो होनी चाहिए, जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिशन भी दिया था और वो बात अब सामने आ रही है, जब लाइव स्ट्रीमिंग की बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की, उस समय हमने बोला था कि लोगों को अदालत की कार्रवाई हासिल करने का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए अदालत में जो भी बहस हो वो AI के माध्यम से ट्रांसक्रिप्ट उसकी बननी चाहिए, कि किसी का मुकदमा आया और उसके मुकदमे में जज साहब ने कुछ बोला, उसके मुकदमे में वकील साहब ने कुछ बोला, वो एक ट्रांसक्रिप्ट बन जाए, और वो व्यक्ति जो पक्षकार है वो चाहे तो उसको वो देख सकता है। वो अपना लॉगिन करके, सभी लोग नहीं भी देख सके, कायदे से तो कोई भी देख सकता है क्योंकि ओपन कोर्ट्स हैं, लेकिन देख सके, उससे रिकॉर्ड भी बना रहेगा और उससे जज लोग बेवजह की मौखिक टिप्पणियां भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अनावश्यक विवाद होते हैं। और लोगों का संवैधानिक अधिकार ये मिलेगा कि अदालत में आज क्या हुआ, अदालत में सिर्फ डेट लगी, या अदालत में उसके मामले में बहस हुई, या पिछले 6 बार से वही बात हो रही है कि अच्छा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि पूरे जुडिशल सिस्टम में जब NJAC पे बहस चल रही थी तो 2 जजों ने बोला था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सबसे अच्छा एक उससे इलाज होता है, और बंद कमरों में सूर्य का प्रकाश जाना चाहिए। तो बंद कमरों में सूर्य के प्रकाश की जो रोशनी की कोशिश की गई है उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कमरे के भीतर जो हो रहा है उसकी जानकारी बाहर जानी चाहिए, और उसका इकलौता उपाय है, उसका उपाय लाइव स्ट्रीमिंग या उसका उपाय ये नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि देयर इज ए चांसेज ऑफ इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उसका सही उपाय ये है कि बंद कमरे में जो भी बोला गया है वो लिखित तौर पर लोगों के पास पहुँचे, जिससे कि लोगों को जानकारी भी मिले और जजों की और वकीलों की जवाबदेही भी बढ़े। क्या आपको लगता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो जब उसमें किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो उसी समय पता चल जाता है कि ये व्यक्ति
हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक जा सकते हैं। तो क्या इस सब में भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें भी बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? नहीं, निश्चित तौर पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और सरकार ने, जब मोदी सरकार पहले कार्यकाल में, ये बेसिकली यूपीए के सरकार के समय बना गया था, एनजेसी का कानून उन्होंने बनाया। और एनजेसी का कानून तकनीकी तौर पर संविधान पीठ के 5 जजों ने उसको रद्द कर दिया। और उन्होंने बोला कि ये जो कॉलेजियम में जो 6 सदस्य रहेंगे उसमें से 1 सदस्य लॉ मिनिस्टर रहेगा, और सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, इसलिए उनके रहने से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं से एक संतुलन की ज़रूरत है, जवाबदेही की ज़रूरत है। और कॉलेजियम सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जैसा आपने बोला कि लोगों को पता चल जाता है कि चीफ जस्टिस बनेगा या जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। क्योंकि जब आईएएस में भी कोई अपॉइंट होता है, आईपीएस में अपॉइंट होता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि हम डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी रैंक तक जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, दैट में भी पॉलिटिकल कॉल। लेकिन उसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि एक प्रोविज़न है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का, उस पर अमल होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे जिला अदालतों का बेस्ट टैलेंट है वो हाई कोर्ट तक जाए और इस निष्पक्षता है। इसके बारे में राष्ट्रपति ने भी बोला है। और जो दूसरी बात है कि जजों की नियुक्ति व्यवस्था में, हमने इसके बारे में साल 2015 में जब मामला चल रहा था एक एफिडेविट फाइल किया था कि संविधान के अनुसूची 3 के तहत जो एफिडेविट होता है उसमें जो भी लोग हैं व्यवस्था से जुड़े हुए, राज्य सरकार में गवर्नर, लॉ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, केंद्र में लॉ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कॉलेजियम के जज, जिन लोगों के भी रिश्तेदार कंसीडर किए जा रहे हैं उनका खुलासा होना चाहिए एफिडेविट में, जिससे कि जो रिलेटेड लोग हैं वो उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बने। क्योंकि राजनीतिक दबाव की वजह से, राजनीतिक आग्रहों की वजह से, भाई भतीजावाद की वजह से जब जजों की नियुक्ति होती है तो जजों की निष्ठा संविधान के प्रति नहीं होती है। वो जज मेरिट पे नहीं चलते हैं। जो लोग कनेक्शंस के बेसिस पे, कॉन्टैक्ट के बेसिस पे, नेटवर्किंग के बेसिस पे आते हैं, तो उनके लिए केस वैल्यू के बजाय फेस वैल्यू ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो संविधान और न्यायिक व्यवस्था के सामने बड़ा संकट है। जिस तरह मैं फिर वापस उसी पे आता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, कि जिस तरह एक हाई कोर्ट के जज के घर नोटों की बोरियां मिली, जिस तरह फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे जज उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, जजेस रिटायर होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, पॉलिटिकल पोस्ट ले लेते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं। तो क्या न्यायपालिका अपनी विश्वसनीयता खो रही है? न्यायपालिका की विश्वसनीयता सरकार और दूसरी जगहों से बेहतर है, लेकिन जज अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, जो आपने समस्याएं बताई हैं वो आपने कई तरह की समस्याएं बताई हैं। एक समस्या आपने बताई है वो भ्रष्टाचार की समस्या है। और अगर हम सिर्फ उन जस्टिस की बात करें तो जब हम होम मिनिस्टर या फॉर्मर चीफ जस्टिस या सारे लोगों की बात करें तो एक सवाल का जवाब कोई नहीं देता है कि उस पर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चालू हो गया, लेकिन आज तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? क्योंकि एफआईआर दर्ज करना तो सरकार के हाथ में है, और एफआईआर दर्ज करने की अथॉरिटी या उसको सैंक्शन देना चीफ जस्टिस के हाथ में है। तो हमारे हाथ में जो है वो नहीं दे रहे हैं, और जो नहीं है उस पर हम बेवजह की अपनी एक कार्रवाई कर रहे हैं। इससे लोगों का, अभी कुछ ही दिन पहले एक जजमेंट आया और जिसमें उन्होंने बोला कि अगर जज के खिलाफ एक भी आरोप लग जाए तो उसको बने रहने का अधिकार नहीं, उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। और यहाँ पर जज के खिलाफ इतने संगीन आरोप के बावजूद आज तक हमने इम्पीचमेंट से एक भी जज को नहीं हटा पाए हैं। इसकी वजह से लोगों में नाराज़गी है, ये एक बात है। दूसरी बात, आपने जो जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मुख्य मुद्दा था लिस्टिंग ऑफ द मैटर्स में और मास्टर ऑफ रोस्टर में। तो मास्टर ऑफ रोस्टर में सेम प्रॉब्लम है, जैसे कि कैबिनेट प्रणाली में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हो जाते हैं, तो चीफ जस्टिस सर्वे सर्वा होने के बाद उनकी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हिसाब से जवाबदेही कैसे बने और किस तरीके से, क्योंकि जो संवैधानिक कोड के जो जज होते हैं वो सारे जजों के पास बराबर के अधिकार रहते हैं, तो ही इज़ फर्स्ट एमंग इक्वल्स, तो उनकी जवाबदेही कैसे पैदा हो, ये दूसरी बात है। और जो तीसरी बात है, आपने मकान या दूसरी बातों में प्रेस वाले की बात कही, वो मैं समझता हूँ कि बेवजह चर्चा में बने रहने की एक कवायद है और उससे जजों की विश्वसनीयता कमज़ोर होती है। पर एक बड़ा संकट है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है,
और वो बड़ा संकट है कि जो एक धीरे धीरे मध्यस्थता पर सरकार की मान्यता है, मध्यस्थता पर सरकार बहुत पैसे खर्च कर रही है और आर्बिट्रेशन के मैटर्स हैं, और आर्बिट्रेशंस के मैटर में फार्मर जजेस की जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों ने अपनी चिंता जाहिर की है, तो वो अगर जजों को रिटायरमेंट के बाद सारे वेतन भत्ते सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसके बाद फिर उनको वो आर्बिट्रेशन के मैटर्स में इतना ज़्यादा उनको क्यों दिलचस्पी होनी चाहिए, और वो जिस तरीके से उनके बच्चे परिवारजन पूरे व्यवस्था में एक उनका एक वर्चस्व है, तो मुझे लग रहा है कि उससे एक न्यायिक पालिका में विश्वसनीयता का, एक न्यायपालिका में पारदर्शिता का, मेरिट के अभाव का एक संकट पैदा हो रहा है। आपने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल जी के एक वक्तव्य की बात की, उन्होंने जो बोला उसमें कई चीज़ें और भी बोली। उन्होंने कहा कि जो सरकार के कामकाज में सबसे बड़ी बाधा, विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा जुडिशरी है। ये एक इतना बड़ा आरोप है और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं और सरकार की ओर से उसका कोई खंडन नहीं हुआ है अभी तक। तो ये माना जाना चाहिए कि सरकार की अपनी बात थी जिसको वो रिफ्लेक्ट करे, तो इसका क्या जुडिशरी को पे किस तरीके से असर पड़ेगा? नहीं, क्या होता है कि देश में एक सबसे बड़ा एक ये हो गया है कि सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहाँ पर विज्ञापन में नाम करने की या पब्लिसिटी करने की या अचीवमेंट्स जहाँ भी होते हैं, तो अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से एक सिलेक्शन भी होता है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसका अपॉइंटमेंट लेटर देना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई जवाबदेही की बात आती है, जवाबदेही लेने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो अगर जुडिशरी में पतन है, जुडिशरी का किस तरीके से पराभव हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ जुडिशरी जिम्मेदार तो नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें जुडिशियल सिस्टम में पैसे खर्च करती हैं, केंद्र सरकार पैसे खर्च करती है, नियम कायदे कानून संसद से बनते हैं, और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है। तो सरकार नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी को क्यों नहीं लागू करती है? जो लोग गलत मुकदमे या गलत अपील फाइल करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? तो मुझे लग रहा है कि सान्याल साहब ने जिस तरीके की जो बातें बोली हैं, उन्होंने मर्ज को सही तरीके से बताया है, लेकिन उस मर्ज के लिए केंद्र सरकार बराबर से जिम्मेदार है। उस बारे में मैंने एक लेख भी लिखा था, तो उस बारे में उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। सरकार क्या कर सकती है, जुडिशरी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि जुडिशरी क्या कर सकती है, और सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम करें। ये बात सेपरेशन ऑफ पावर्स के भीतर आती है, जिसके लिए 13 जजों की जो केशवानंद भारती जो संविधान पीठ थी, उन्होंने फैसला दिया था कि सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है, सबका अपना अपना रोल है। तो संविधान में जिसको जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी अपनी पूरी करे। तो मुझे लग रहा है कि विकसित भारत हम बन पाएंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ दोषारोपण करेंगे तो हम अविकसित ही बने रहेंगे। राज्यपालों और राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक को रोकने के अधिकार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, सुनवाई चल रही है, तो उस पर आपको क्या कहना है कि एक बार फिर से लेजिस्लेचर और जुडिशरी का टकराव? उस पूरे प्रोसीजर में जिसको बोलते हैं कि एक सब गड्ढमड है, और उस गड्ढमड में किसको सही बोला जाए, किसको नहीं सही बोला जाए, ये मुश्किल की बात है। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो राज्यपाल गलत थे पूरी तरीके से कि उन्होंने अनिश्चितकालीन तक विधेयकों को मंजूरी नहीं दी। यहाँ पर राज्यपाल गलत थे। उसका सुप्रीम कोर्ट की गलती ये थी कि सिर्फ ऐसे मामलों में 2 जजों की बेंच क्यों होनी चाहिए, 3 जजों की क्यों नहीं होनी चाहिए, या संविधान पीठ का गठन क्यों नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वहाँ तक भी ठीक था कि वो एक बोल देते कि इतने दिनों के भीतर फैसला होना चाहिए, जैसा कि कुछ इसके पहले रिपोर्ट्स में भी था। लेकिन डीम्ड अनुमति की जो बात उन्होंने बोली थी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। ये दूसरी बात है। तीसरी गलती ये हुई कि उस फैसले के खिलाफ सरकार को रिव्यू फाइल करना चाहिए था, क्योंकि जो जुडिशियल फैसले होते हैं वो संविधान के अनुसार देश का कानून बन जाते हैं, और वो देश का कानून आज भी है। उसकी बजाय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राय लिया। अब राय लेने की जो भी फैसला आएगा वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, और राय के फैसले के बावजूद जो पुराना जुडिशियल जजमेंट है वो बरकरार रहेगा। तो और चौथी बात, कुतर्क की बात सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो चीज़ संविधान में नहीं लिखी गई है उस बात को सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे निर्धारित कर सकते हैं। पर प्रश्न इस बात का है कि संविधान में तो बहुत कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं, तो क्या सब कुछ लिखा जा सकता है? कि ये कुतर्क की बात है। तो एक लिमिटेशन पीरियड भी 12 साल का होता है, एक 3 महीने का समय सामान्य चीज़ों के लिए होता है। तो सरकार को एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते बोलना चाहिए कि हाँ,
हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक रिजर्व मैटर में 3 महीने के भीतर आदेश पारित करना चाहिए, उसी तरह से राज्यपाल को इतने समय के भीतर फैसला लेना चाहिए और इतने समय के भीतर राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो वापस करना चाहिए। जिस तरीके से तो ये जो डबल इंजन सरकार का जो कंसेप्ट है, और डबल इंजन की सरकार में हमारा इंजन के साथ डब्बा मैच नहीं करेगा और हम उस डब्बे के साथ सौतेला बर्ताव करेंगे, ये समस्या सिर्फ विपक्ष शासित राज्यों में आ रही है। ये जो संविधान निर्माताओं ने स्थिति कभी नहीं देखी थी, क्योंकि जब हम समानता की, एक देश एक कानून की बात करते हैं तो उस एक देश एक कानून में हमारे जो प्रहरी हैं, जो हमारे संविधान के संरक्षक हैं, उनका आचरण राजनीतिक निष्ठाओं के अनुसार हो, ये दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे मसले में जो हुआ उसमें सभी गलत थे, और सभी गलत होने के बाद अपनी गलती ठीक करने की बजाय, और लोगों में गुस्सा ये है क्योंकि सोशल मीडिया में सब लोग समझते हैं, आज से 30 साल 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता था। आज से 30-40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने में महीने 2 महीने लग जाते थे जब SCC या AIR में आता था। अब लोगों को तुरंत पता चल रहा है, लोगों को तुरंत पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, उसी मसले में हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। एक ही तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 2 अलग अलग फैसले के दिए। तो ये जो विरोधाभास है ये सामने उजागर हो रहा है, और इसलिए लोगों में असंतोष और गुस्सा है, और उसको ठीक करने के लिए संविधान के जो तीनों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनको बराबर से अपने अपने हिस्से का योगदान करने की ज़रूरत है। विराग जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी चीज़ें जानकारी उनकी बढ़ी होगी और अपने विचारों में उनको स्पष्टता आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे साइबर अपराधों को लेके भी कभी बात करनी है, फिर कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।